हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के पार्ट 2 के बारे में। अर्थात हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूटीओ के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। पिछले पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे वस्तुएं होती है, वस्तुओं पर जो डब्ल्यूटीओ के नियम कानून हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। और वस्तुओं की बात कर रहे थे तो वस्तुओं के अंदर पहली चीज़ हमने ली थी कृषि। अर्थात कृषि क्षेत्र में जो बाजार को प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप वह देखें ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। अब बात करते हैं गैर कृषि बाजार पहुंच के बारे में, उसके जस्ट आगे, जिसे नामा समझौता भी कहते हैं, अर्थात नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। नामा समझौते के तहत क्या कृषि उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने की मांग की गई थी। नामा समझौते के तहत क्या है, जो हमारे कृषि उत्पाद है इनके व्यापार को बढ़ावा देने की मांग की गई थी। जो कृषि उत्पाद है उनके जो व्यापार है उनको बढ़ावा देने के लिए शुल्क को कम किया जाना चाहिए। जो कृषि उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए शुल्क को कम किया जाना चाहिए। व्यापार शुल्क को कम करने के लिए स्विस फॉर्मूला है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक स्विस फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए, हमें ये याद करना है। फिर बात करें तीसरा समझौता आता है हमारे मल्टीफाइबर समझौता। कौन सा? मल्टीफाइबर समझौता, इसे MFA भी कहते हैं। मल्टीफाइबर समझौते की बात करें तो ये समझौता हमारे गेट, अर्थात जो डब्ल्यूटीओ से पहले की संस्था थी, अर्थात 1995 में जिसको कैंसिल करके हमारे डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, उसके अधीन किया गया था। अर्थात उस समय किया गया था जब हमारे गेट चलता था। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जब चलता था उस समय ये समझौता किया गया था। कौन सा? मल्टीफाइबर समझौता। इस समझौते के तहत क्या है, वस्त्र के व्यापार में कोटा निर्धारित किया गया था। अर्थात यहाँ कोटा का मतलब होता है मात्रात्मक प्रतिबंध। क्या? एक मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया था किसके क्षेत्र में? हमारे जो कपड़ों के क्षेत्र में, वस्त्र के व्यापार में कोटा निर्धारित किया गया था। और कोटे को हम गैर प्रशुल्क बाधा अर्थात नॉन टैरिफ बैरियर मानते हैं। वर्ष 2005 में मल्टीफाइबर समझौते को एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से चेंज कर दिया गया, अर्थात इसको कैंसिल कर दिया गया। जो हमारा समझौता था मल्टीफाइबर समझौता, इसको कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट लाया गया। वो कौन सा? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये लाया गया और इसको कैंसिल कर दिया गया पिछले वाले को। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या, सभी प्रकार के कोटा को समाप्त कर दिया गया। जितने भी कोटा थे उन सब कोटा को समाप्त कर दिया गया। अर्थात आप क्लोथिंग के क्षेत्र में किसी भी तरह के कोटे को नहीं लागू कर सकते। अब बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की जो सेवा से संबंधित कौन कौन से शर्तें हैं। अर्थात जो भी समझौते हमारे सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर से कौन कौन संबंधित जो भी समझौते हैं उनकी बात करें। पहला आता है गेट समझौता। कौन सा समझौता है? गेट्स समझौता। गेट्स का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। हमारे समझौते का नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, मतलब व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता। समझौते का नाम क्या है? व्यापार और सेवाओं पर समझौते की बात करें जिसको गेट्स कहते हैं। ये हमारे सेवा से संबंधित समझौता है। ये क्या? हमारे सेवा से संबंधित समझौता है। अब इसके तहत क्या विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? इसके अनुसार सेवाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। हमारे विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? सेवाओं को 4 भागों में बांटता है। जैसे मोड 1 की सेवाएं, मोड 2, मोड 3, मोड 4, 4 प्रकार की सेवाओं में इसको बांटते हैं। अब विकसित देश तो क्या चाहते हैं कि जो मोड 3 की सेवाएं हैं उसके नियम सरल हो, जबकि विकासशील देश चाहते हैं मोड 4 है इसकी जो सेवाएं हैं उससे संबंधित नियम सरल हो। तो आपको पता होना चाहिए इन मोडों से संबंधित कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। तो 4 प्रकार के मोड है, इन चारों प्रकार के मोडों की बात करते हैं। पहला मोड आता है मोड 1 की सेवाएं। तो ये हम बात करें सर्विसेज के अंतर्गत। मोड 1 की सेवाएं वो होती है जिसके अंदर एक देश में रहते हुए किसी दूसरे देश में सेवाएं दी जाती है। जैसे कि हमारे BPO होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे BPO कहते हैं, कॉल सेंटर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक देश में रहते हुए किसी दूसरे देश में सेवाएं दी जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अमेरिका एक देश है, वहाँ पे एक ब्रांड है एप्पल। कौन सा? एप्पल नाम का ब्रांड है जो क्या है, मोबाइल फ़ोन बेचता है। भारत के अंदर क्या है, एप्पल के फ़ोन खरीदे जाते हैं। क्या भारत के अंदर क्या है, एप्पल के फ़ोन खरीदे जाते हैं। यदि उस फ़ोन में यदि कोई भी खराबी आती है तो उस कस्टमर को क्या करना चाहिए? वह एप्पल की कंपनी में जाएगा और वहाँ पे अपने फ़ोन को सही कराएगा। लेकिन वो सही कराने के लिए अमेरिका थोड़ी जाएगा। क्या? अमेरिका नहीं जाएगा। तो क्या करेगा? एप्पल क्या करेगा, सभी देशों के अंदर अपने अपने एक BPO
कॉल सेंटर और सर्विस सेंटर जैसी चीज़ें खोल देता है। सभी कंपनियां क्या है, सभी देशों के अंदर क्या बीपीओ, कॉल सेंटर और सर्विस सेंटर जैसे सेंटर खोल देते हैं। अब ये सेंटर क्या करते हैं, जैसे हमारे सर्विस सेंटर होते हैं, कॉल सेंटर होते हैं, हमारा बीपीओ होता है, ये क्या करते हैं, उन देशों की कंपनियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो विदेशी कंपनियां हैं। जैसे हमारे सैमसंग की कंपनी है, एमआई की कंपनी है, एप्पल की कंपनी है, तो जो विदेशी कंपनियां होती है इन कंपनियों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो वही बात होती है कि जिसमें एक देश व्यक्ति का उसी देश में रहता है लेकिन सेवाएं किसको उपलब्ध कराता है, दूसरे देश की कंपनी को। इसको कहते हैं हमारी मोड 1 की सेवा। ये हमारी मोड 1 की सेवा कहलाती है, जिसमें व्यक्ति तो उसी देश में रहता है सेवा प्रदान करने वाला, लेकिन सेवा किसको उपलब्ध कराता है, दूसरे देश की कंपनी को। तो इससे संबंधित किसी को कोई मुद्दा नहीं है, मतलब पंगा नहीं है। बात आती है दूसरे मोड 2 की सेवाएं। मोड 2 की सेवाएं वो होती है जिनका उपभोग करने के लिए विदेश में ही जाना पड़ता है। जैसे कि पर्यटन, जैसे कि मुझे बुर्ज खलीफा देखना है, क्या मुझे बुर्ज खलीफा देखना है, तो बुर्ज खलीफा देखने के लिए, बुर्ज खलीफा तो हमारे देश में आने से मुझे ही दुबई जाना होगा, यूएई जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाऊँगा तो मैं बुर्ज खलीफा देखूंगा। जैसे मुझे एफिल टावर देखना है तो मुझे फ्रांस जाना पड़ेगा। तो इससे संबंधित जो नियम है उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात जो सेवाएं हैं, जैसे हमारे पासपोर्ट की सेवाएं होती है, टूरिज्म की सेवाएं होती है, टैक्सी की सेवा, तो इसमें यदि कोई देश कितना चार्ज करता है, जो हमारे वो पर्यटकों के लिए गाइड की सेवा होती है, तो बहुत सारे चार्जेज हैं, इनकी सेवाओं में यदि कम ज़्यादा होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो मोड 2 की सेवाएं हैं, उनसे बने जो नियम हैं उन नियमों से संबंधित किसी को कोई समस्या नहीं है। तीसरी हमारी सेवा आती है मोड 3 की सेवा। क्या आती है, मोड 3 की सेवा। इसमें क्या है, इस सेवाओं में जो इस सेवाओं से संबंधित निवेश को शामिल किया जाता है, जैसे हमारा बीमा, पेंशन, ये सब। तो इसमें क्या ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो किस में आती है, जैसे निवेश से संबंधित होती है। जैसे विदेशी या विकसित देश क्या चाहते हैं, उनके अंदर जो कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां, जैसे हमारे बीमा सेक्टर की, बैंकिंग, जो विदेशी बैंक होते हैं, विदेशी बीमा कंपनियां होती है, तो ये चाहते हैं कि इनकी ब्रांचें विकासशील देशों में भी खुले। जो उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी ब्रांचें क्या है, हमारे विकासशील देशों में भी खुलनी चाहिए। और इनको खोलने से संबंधित जितने भी नियम हैं वो क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए। उनके जो नियम होते हैं वो सरल होने चाहिए। तो ये मोड 3 की सेवाएं हैं। और मोड 3 की सेवाओं से संबंधित जो नियम है वो विकसित देश चाहते हैं कि सरल हो। फिर आती है हमारे मोड 4 की सेवाएं। मोड 4 की सेवाएं आती है हमारे मानव संसाधन के आवागमन से संबंधित, जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं। अब विकासशील देश चाहते हैं कि जो हमारे मोड 4 की सेवाएं हैं ये इनसे संबंधित जो नियम है वो सरल। अब मोड 4 की सेवाओं में क्या शामिल होता है, जैसे भारत के जो मजदूर होते हैं, कि हमारे जैसे दुबई जाते हैं, इराक जाते हैं, हमारे बहरीन जाते हैं, बहुत सारे देश है, यमन जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, अमेरिका, दूसरे देशों में, काफ़ी सारे देशों में जाते हैं, और वहाँ से एक बहुत बड़ा रेमिटेंस हमारे भारत देश को भेजते हैं। तो विकासशील देशों के जो लोग हैं दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं, काम के बदले जो पैसा प्राप्त होता है और उस पैसे को अपने गृह देश में भेजते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जो मानव संसाधन का आवागमन होता है, मानव संसाधन मतलब मनुष्य जाता है, काम करता है, बदले में पैसा लेता है, तो इससे संबंधित जो नियम कानून हो वह क्या आसान होने चाहिए। तो विकासशील देश तो चाहते हैं मोड 4 की सेवाएं आसान हो, उससे संबंधित नियम आसान हो। तो हमारे जो विकसित देश है वो चाहते हैं मोड 3 से संबंधित जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो नियम हो वो आसान होने चाहिए। अब अगला आता है हमारे विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो निवेश से संबंधित जो जो समझौते हुए हैं। किससे संबंधित, निवेश से संबंधित समझौते। पहला समझौता आता है हमारा ट्रिम्स समझौता। कौन सा, ट्रिम समझौता। ट्रिम का अर्थ होता है, ट्रिम का अर्थ होता है हमारे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। हमारे को क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर अर्थात व्यापार संबंधी निवेश उपाय। हमारे क्या आता है, ट्रिम का अर्थ होता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। व्यापार संबंधी निवेश उपाय की बात करें तो ट्रिम समझौता विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ट्रिम समझौता क्या है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इस समझौते में क्या, राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत हमारा, ट्रिम समझौते में राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अब इस समझौते में क्या, राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत के तहत जो हमारे घरेलू और विदेशी कंपनियां हैं उनके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जैसे हमारे की एक कोका कोला कंपनी है, पेप्सी की कंपनी है, तो और हमारी कोई ग्रह कंपनी है, जैसे लिम्का की कंपनी है, मिरिंडा की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह। तो जो नियम हम हमारी कंपनियों के लिए लागू करेंगे वही नियम हम विदेशी कंपनियों के लिए लागू करेंगे, और जो नियम हम विदेशी कंपनियों के लिए लागू करेंगे वही नियम हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उन पे भी लागू होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिम समझौता कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारे राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत अमेरिका के साथ, ये राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत है, ये अमेरिका के साथ हुए सौर ऊर्जा विवाद के कारण चर्चा में रहा था। कौन सा, ट्रिम समझौता। तो ट्रिम समझौता में हमारे अमेरिका के साथ क्या विवाद हो गया था, इसके अंदर क्या है, जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है भडला, राजस्थान में एक क्षेत्र है भडला जो हमारे जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पे क्या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने थे। और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने थे तो उसके लिए सोलर प्लेटों की खरीद की जानी थी। क्या की जानी थी, सोलर प्लेटों की खरीद की जानी थी। तो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो कंपनी थी सौर ऊर्जा लिमिटेड वाली, तो वह क्या कहती है कि हम इन प्लेटों को एक निश्चित कंपनी से ही खरीदेंगे। क्या करेंगे, एक निश्चित कंपनी से ही खरीदेंगे, उनके द्वारा इसके लिए बिड लगाई गई। जबकि इसके लिए जो अमेरिका की एक कंपनी थी उसने भी आवेदन किया था, लेकिन उसकी बिड को स्वीकार नहीं किया गया। जो उसकी जो बिड थी, बोली थी, उसको स्वीकार न करके एक भारतीय कंपनी को वह बोली दे दी गई। तो इस कारण क्या, अमेरिका ने क्या किया, तुम्हारे अमेरिका ने जो ट्रिम समझौते का इसको उल्लंघन माना, अर्थात जो विदेशी कंपनी हो चाहे देशी कंपनी हो, समान काम के लिए समान प्रकार के नियम लागू होंगे। तो इसके तहत वह WTO के अंदर जाता है और इसके कारण यह समझौता विवाद का विषय बन जाता है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा से संबंधित कौन कौन से समझौते हुए। बौद्धिक संपदा संबंधित एक ट्रिप्स समझौता है। कौन सा समझौता, ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्स का मतलब है हमारे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स समझौता का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर क्या है, इस समझौते को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और मान्यता के लिए किया गया था। अर्थात जो हमारे बौद्धिक संपदा है उनकी रक्षा करने के लिए समझौता किया गया था। बौद्धिक संपदा वह संपदा होती है जिसका निर्माण क्या, मनुष्य की बुद्धि से किया गया। किससे किया गया, मनुष्य की बुद्धि से किया गया। और WTO के द्वारा बौद्धिक संपदा के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल सीक्रेट, जियोग्राफी इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक, GI टैग। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्या मनुष्य की बुद्धि से विकसित की जाती है, इसलिए इन्हें बौद्धिक संपदा माना जाता है। और इसकी रक्षा के लिए एक समझौता किया गया जिसे कहते हैं ट्रिप्स समझौता। अब क्या, इससे संबंधित बहुत सारे विवाद आते हैं। इससे संबंधित क्या, बहुत सारे विवाद आते हैं। बात करें पेटेंट मामला या पेटेंट केस। बौद्धिक संपदा के अधिकार में मुख्य विवाद किससे संबंधित आते हैं, हमारे पेटेंट को लेके। पेटेंट क्या, एक तरह का अधिकार होता है। पेटेंट एक तरह का अधिकार होता है, और भी कैसा, एकाधिकार। जिसके नाम पे पेटेंट किया गया है उससे ही सारे अधिकार होते हैं। लेकिन पेटेंट क्या, दो प्रकार का होता है। पेटेंट क्या होते हैं, दो प्रकार का होता है। जैसे एक तो होता है हमारा प्रोसेस पेटेंट, एक तो क्या होता है हमारा प्रोसेस पेटेंट, तो दूसरा होता है हमारा उत्पाद पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट। एक तो हमारा प्रोसेस पेटेंट होता है और एक क्या होता है हमारा प्रोडक्ट पेटेंट। तो पेटेंट तो आप समझते होंगे, जैसे कोई मनुष्य अपनी बुद्धि क्षमता से किसी भी नई चीज़ को विकसित करता है, तो उसके लिए क्या है, पेटेंट ऑफिस के अंदर यदि वो पेटेंट कराता है तो उसके सारे अधिकार क्या उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो पेटेंट की बात हो तो पेटेंट दो तरह का होता है, एक तो प्रोसेस पेटेंट होता है, एक प्रोडक्ट पेटेंट। जो प्रोसेस पेटेंट है इसके अंदर क्या होता है, प्रक्रिया का पेटेंट करवाया जाता है। जैसे मान लो कि मैं एक चाय बनाना सीख जाता हूँ, जैसे मैं राम प्यारी चाय है, जैसे राम प्यारी चाय तो चलती है, लेकिन मैं श्याम प्यारी चाय है वो बनाना शुरू करता हूँ, और वह इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि पूरी दुनिया से उस चाय को पीने के लिए मेरे पास लोग आते हैं। कोई मुझसे पूछता है कि ये चाय कैसे बनाई जाती है, तो मैं मना कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि यदि मैं सबको बता दूंगा ये चाय कैसे बनाई जाती है तो हो सकता है मेरे बगल में एक और चाय वाला आ जाए और वो कहे कि श्याम प्यारी चाय मैं बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उस प्रोसेस को पेटेंट करा लूँगा कि राम प्यारी चाय या श्याम प्यारी चाय है वो कैसे बनती है। तो इस प्रोसेस से कोई भी चाय नहीं बना सकता। श्याम प्यारी चाय तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं बनाता हूँ उस तरह से उस चाय को कोई भी नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जब प्रक्रिया का पेटेंट करवाया जाता है तो उसे प्रक्रिया पेटेंट कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी प्रक्रिया का पेटेंट करवाया जाता है तब उस प्रक्रिया का प्रयोग केवल उस व्यक्ति या संस्था या पेटेंट धारक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया पेटेंट या प्रोसेस पेटेंट कहते हैं।
फिर आता है हमारा उत्पाद पेटेंट। तो उत्पाद पेटेंट में उत्पाद का पेटेंट करवाया जाता है। क्या? उत्पाद का पेटेंट करवाया जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी उत्पाद का पेटेंट करवाया जाता है तब उस उत्पाद को उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद पेटेंट कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, भारत में एक अधिनियम चलता 1970 का, कौन सा? भारत पेटेंट अधिनियम 1970। भारत में पहले प्रक्रिया पेटेंट ही दिया जाता था, अर्थात जिस चीज को किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया उस प्रक्रिया को पेटेंट मिलता था। लेकिन भारत अब प्रक्रिया पेटेंट भी देता है और उत्पाद पेटेंट भी देता है, अर्थात भारत दोनों पेटेंट देता है। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। यदि आप किसी भी वस्तु पे या प्रोसेस पे तो पेटेंट ले लेते हैं तो पेटेंट कितने साल तक मान्य रहेगा? 20 सालों तक मान्य रहेगा। और पेटेंट देने के लिए एक अधिनियम हमारा पेटेंट अधिनियम, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, इसके तहत पेटेंट दिया जाता है। फिर एक मुद्दा आता है, मुद्दे का नाम है एवरग्रीनिंग या सदाबहार। क्या है मुद्दे का नाम? क्या है? एवरग्रीनिंग या सदाबहार। इसके लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है हमारा, ये इसने एक दवाई बनाई। क्या? इसने एक दवाई बनाई। दवाई में उसने 4 चीजें काम ली। ए, दूसरी चीज काम ली बी, तीसरी चीज काम ली सी, और चौथी चीज काम ली डी। क्या? और एक और पांचवी चीज भी काम ले ली, और वो कौन सी? एस। पांचवी चीज काम में ले ली, एस। और ये दवाई दी जाती थी, जैसे मान लो कि ये एक्स कोई बीमारी है, इस बीमारी का इलाज करने के लिए ये दवाई दी जाती है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस दवाई में 5 चीजें काम में ली गई है, लेकिन इस दवाई में मूल रूप से काम आती है ये 3 चीजें, अर्थात ए बी सी ही इस जो बीमारी है इसको हल करने में काम आती है। बाकी डी और एस तो क्या एडिशनल है। एडिशनल का मतलब कि जैसे विटामिन की गोली ले लो या फिर कोई फाइबर की बात कर लो, तो कोई ऐसे ही है। मतलब डी और एस तो क्या है, इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये 500 चीज़ों को मिला के इस बंदे ने एक दवाई बनाई और दवाई को क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। पेटेंट कराने के बाद उसको 20 साल तक पेटेंट मिल गया। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक पेटेंट मिल गया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? वापस इस चीज़ को पेटेंट कराने के लिए दोबारा दवाई बनाता है, जिसमें ए डाल देता है, बी डाल देता है, सी डाल देता है, डी भी डाल देता है, लेकिन एस की जगह एच डाल देता है। कोई नई चीज़ क्या करता है? कोई नई चीज़ डाल देता है, एच। और इस तरह से फिर एक बार और इसको पेटेंट कराने के लिए जाता है, तो भारत सरकार इसको पेटेंट करने से मना कर देगी। जबकि वह व्यक्ति खूब कहेगा कि मैंने नई चीज़ बनाई है, ये नई चीज़ बनाई है मैंने, चाहे तो देख लो, अब इसमें एस की जगह एच आता है। लेकिन भारत सरकार कहेगी कि इस बीमारी के लिए तो केवल ए बी सी ही काम के थे, तुम्हारी तरफ डी डालो या मत डालो, और तुमने ए बी सी बनाया था और ए बी सी के लिए तुम्हें पेटेंट मिलना चाहिए था, और हमने 20 साल के पेटेंट पहले ही दे दिया है। अब यदि आप उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के आप बार बार पेटेंट कराने के लिए आओगे, तो हम इस प्रकार आपको पेटेंट नहीं देंगे। और यदि कोई ऐसा करवाता है तो इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग या सदाबहार, अर्थात छोटा मोटा चेंज करके आप पेटेंट करवाने आते हो तो हम ऐसी पेटेंट नहीं देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे थोड़ा तो, नहीं तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम बात करें इसके बारे में, आप रेडी रहे। फिर कहते हैं एवरग्रीनिंग या सदाबहार किसे कहते हैं? भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देता है। पेटेंट का एक बार नवीकरणीय करने के बाद एवरग्रीनिंग ही कहलाता है। एक बार पेटेंट का बार बार यदि आप नवीकरण करते हो तो इसको एवरग्रीनिंग कहते हैं। और ऐसा हुआ है किसके द्वारा? नोवार्टिस ग्लाइवेक केस। कम केस का नाम क्या है? नोवार्टिस ग्लाइवेक केस है। किस कंपनी के द्वारा किया गया? नोवार्टिस के द्वारा। और दवाई कौन सी थी? ग्लाइवेक। तो उसने क्या किया, जो ग्लाइवेक कंपनी में एक छोटा सा चेंज करके उसको दोबारा से एवरग्रीनिंग के लिए पेटेंट कराने के लिए भारतीय कंपनी के पास आ जाते हैं। भारतीय पेटेंट ऑफिस में आते हैं तो वह पकड़े जाते हैं, तो उनको पेटेंट नहीं मिलता। नोवार्टिस गलाय के विवाद में मामले का हल करने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D सेक्शन का प्रयोग किया गया। 3D सेक्शन में क्या है? सदाबहार या एवरग्रीनिंग का की अनुमति नहीं है। WTO का ट्रिप्स समझौता है, ये भी एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देता, अर्थात आप बार बार क्या एवरग्रीन नहीं कर सकते, नवीकरण नहीं कर सकते। एक उत्पाद पे या एक ही प्रक्रिया पे एक ही बार में पेटेंट मिलेगा। फिर आता है एक अनिवार्य लाइसेंस। अब मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति,
ठीक है। अब ये दिमागदारी व्यक्ति है, दिमागदारी व्यक्ति है, इसने एक दवाई बनाई कि जैसे ये दवाई बना दी, एक्स नाम की एक दवाई बना दी। अब ये दवाई क्या कर सकती है, कैंसर जो बीमारी है इसको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। जो कैंसर है इस बीमारी को ठीक कर सकती है ये दवाई। अब ये इसको पेटेंट ले लेता है। पेटेंट कितने समय तक मिलता है, 20 वर्षों तक। या फिर ये कैंसर को नहीं, जैसे मान लो कोरोना को ठीक कर सकती है। किसको, कोरोना को, कोविड है तो कोविड को ठीक कर सकती है। और पूरी दुनिया में क्या, कोविड तेजी से फैला हुआ है। जैसे हमारे 19-20 में कोरोना तेजी से फैला था, और इसने ये एक दवाई एक्स नाम की दवाई बना ली जो क्या करती है, कोविड बीमारी को ठीक कर सकती है। अब ये चाहता है कि इस बीमारी, ये जो इसकी दवाई है इससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा हो, इसलिए ये गोली बनाता है। केवल 10,000 गोलियां ही बनाता है। कितनी, 10,000 गोलियां बनाता है। और हर गोली की कीमत क्या है, क्यों, क्योंकि मार्केट में यदि गोलियों की संख्या कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम आता है इसमें। क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम आता है कि यदि सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसके उत्पाद की रेट बढ़ती जाएगी। अब जब रेट बढ़ती जाएगी तो ये एक गोली 1 लाख की बिकेगी, बाद में 1 करोड़ की भी बिक सकती है। तो जब सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी ऐसा कार्य कर रही है जिसमें कि डिमांड और सप्लाई, इसका जो रेशो है ये गड़बड़ा रहा है, अर्थात जो गरीब आदमी है उस तक तो ये दवाई कभी पहुंच ही नहीं सकती। कई बार तो पैसा खर्च करने के बावजूद भी दवाई नहीं मिल सकती। तो सरकार क्या कर सकती है, एक अनिवार्य लाइसेंस दे सकती है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब सरकार एक कंपनी को चुनेगी, ये एक कंपनी सरकार को कहेगी कि भैया ये जो आदमी है इसने आप इसको 20 साल का पेटेंट तो दे दिया, लेकिन ये जो दवाई बना रहा है ये सब लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो सरकार कहेगी कि ये बात तो सही है। तो सरकार ये जो दूसरी कंपनी है इसको भी लाइसेंस दे देगी कि चलो तुम ये दवाई बना लो, क्या, तुम ये दवाई बना लो और जनता तक आराम से पहुंचाओ। तो फिर ये पिछला वाला व्यक्ति है ये केस कर देगा। केस भी कर सकता है कि ऐसे तो कैसे, कि पहले आपने मेरे को लाइसेंस दे दिया 20 साल का, फिर आप दूसरी कंपनी को भी कह सकते हो कि कह रहे हो कि आप ये दवाई बना सकते हो, तो ये तो फिर पेटेंट वाली कोई बात ही नहीं रही। तो फिर सरकार कहेगी कि जो, जैसे मान लो कि 20 रुपए की दवाई बनाता है तो उसमें 5 रुपए तुम्हें दी जाएंगे। क्या, 5 रुपए तुम्हें दिए जाएंगे, अर्थात एक निश्चित रॉयल्टी तय की जाती है। जो दूसरी कंपनी है वो दवाई बनाएगी तो उसमें एक निश्चित रॉयल्टी जो पहले जिसको पेटेंट मिला हुआ उसको दी जाती है। तो सरकार क्या है, जो विशेष केस के अंदर इस तरह कर सकती है कि दूसरी कंपनी को जेनेरिक दवाई बनाने के लिए या वैसी दवाई बनाने के लिए लाइसेंस दे सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, अनिवार्य लाइसेंस या कंपल्सरी लाइसेंस कहते हैं। तो हम बात करें इसके बारे में। तो अनिवार्य लाइसेंस या कंपल्सरी लाइसेंस की बात करें तो पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 84 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति दी जाती है। पेटेंट अवधि के दौरान दवाइयों का जेनेरिक वर्जन तैयार किया जाता है। यदि जेनेरिक वर्जन की दवाइयों का उत्पादन करने वाली जो कंपनी है उसके पास अनिवार्य लाइसेंस है तो वह कंपनी पेटेंट अवधि के दौरान दवाइयों का जेनेरिक वर्जन तैयार कर सकती है। हम दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं जो दवाइयाँ बनाने के लिए कह रही थी। विश्व व्यापार संगठन का ट्रिप्स समझौता भी अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति देता है कि ऐसा कर सकते हो। फिर बात करें, हमारी एक नक्सावर कंपनी है उसका विवाद था जो अनिवार्य लाइसेंस संबंधित ही था। फिर क्या होता है, एक डंपिंग शब्द आता है। क्या आता है, डंपिंग शब्द। तो अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ डंपिंग क्या करता है। ये हमारा चीन करता है। कौन करता है, चीन करता है डंपिंग। चीन क्या करता है कि अपने लोगों को बहुत सारी सब्सिडी देता है। क्या, बहुत सारी सब्सिडी देता है और कहता है कि आप उत्पाद बनाइए। अब जैसे मान लो कि उन्होंने एक बल्ब बनाया 10 रुपये का। क्या, 10 रुपये का एक बल्ब बनाया। अब चीन की सरकार क्या करेगी, जो 10 रुपये का बल्ब बनाया है उस पर 5 रुपये की सब्सिडी दे देगी। क्या, 5 रुपये की सब्सिडी दे देगी। और बल्ब कितने का पड़ेगा, फिर बल्ब हो जाएगा अपना 5 रुपये का। फिर कहेगी ये 5 रुपये का बल्ब आ गया, अब इसको भारत में जाके बेचो। तो आप समझ गए इस चीज़ को कि चीन में किसी भी व्यक्ति ने या सभी लोगों ने क्या, बल्ब बनाया। बल्ब बनाने में 10 रुपये का खर्चा आया। चीन की सरकार उस आदमी को या उन कंपनियों को 5 रुपये की सब्सिडी दे देगी। और सब्सिडी देने के बाद बल्ब की रेट कितनी हो जाएगी, 5 रुपये ही रह जाएगी। और फिर कहेगी कि वो दूसरे देशों में जाके बल्ब को बेचो। भारत के अंदर वो 10 रुपये का भारत के अंदर भी बनेगा। तो 10 रुपये का भारत के अंदर बनेगा तो भारत के लोग उसको 12 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 12 रुपये में। और चीन का व्यक्ति यहाँ के भारत में 7 रुपये में बेचेगा। तो इस तरह देख सकते हैं चीन के बल्ब की रेट कितनी रही, 7 रुपये रहेगी। भारत के बल्ब की रेट कितनी हुई, 12 रुपये।
तो लोग किसको खरीदेंगे? 7 रुपये वाला बल्ब भी खरीदेंगे। यही हमने दीपावली की लाइटें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम भी आप भी ये कभी कभी चौंक जाते होंगे कि ये चीज़ इतनी सस्ती कैसे है। भारत की जो कंपनियां हैं उनसे ये इतनी सस्ती चीज़ें क्यों नहीं बन पा रही? जो खिलौने हैं ये चीन की कंपनी इतना सस्ता सस्ता कैसे बना देती है, जबकि भारतीय कंपनियों की तो बस की नहीं लग रही कि इतना सस्ता बना पाए। क्यों? क्योंकि चीन की सरकार क्या करती है, इन पर सब्सिडियाँ देती है। अब ऐसे तो क्या है, यदि इस तरह बिकेगा तो सारे भारत के अंदर केवल चीन का सामान ही बिकने लगेगा। तो अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार क्या करेगी, ये इस बात को हम क्या बोलते हैं, इसको डंपिंग कहते हैं। अर्थात जो अतिरिक्त उत्पादन है, जो ज़्यादा उत्पादन होता है दूसरे देश में कम रेट पर भेज देना या बेचना, क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। अब भारत सरकार क्या करेगी, जब कोई भी देश इस तरह के कार्य करता है तो भारत उस पर क्या एंटी डंपिंग सेस या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, और उस पर क्या 5 रुपये 6 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। तो जैसे बल्ब है, इस पर 6 रुपये की लगा देंगे तो बल्ब कितने का हो जाएगा? 13 रुपये का। कितने रुपए का हो जाएगा? 13 रुपये का। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों रेटें लगभग बराबर हो गई। अब जो भारतीय है उसकी इच्छा हो जो बल्ब खरीदे, अर्थात जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो वो बल्ब खरीदे। तो ऐसा होता है हमारे डंपिंग और एंटी डंपिंग। तो हम देख सकते हैं, इसको डिटेल में देखें। तो डंपिंग किसे कहते हैं? जब कोई भी देश किसी उत्पाद को विदेशी बाजार में घरेलू कीमतों से कम कीमत पर बेचता है। हाँ, विदेशी बाजार में जो वहाँ कीमत होती है उससे भी कम कीमत में बेचता है, तो इस प्रक्रिया को हम डंप क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन भी डंपिंग की इजाज़त नहीं देता है। डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। क्या करते हैं? कौन सी ड्यूटी लगाते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। डंपिंग ड्यूटी के प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश कौन करता है? हमारे वाणिज्य मंत्रालय करता है कि किस उत्पाद पर कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, या कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये सारी सिफारिश कौन करता है? ये हमारे वाणिज्य मंत्रालय है, वो करता है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू करने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं डंपिंग की जरूरत क्या, डंपिंग के उद्देश्य। डंपिंग के उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है? विदेशी बाजार पर एकाधिकार करना। हम क्या करते हैं, दूसरे देश जैसे चीन है, पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर रखा है, तो ये किसके जरिए कर रहा है? वो डंपिंग के जरिए कर रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए डंपिंग की जाती है। साथ ही साथ अतिरिक्त उत्पादन है, सामान ज़्यादा बन गया तो वह कम रेट पर भी विदेशों में बेच दिया जाता है। तो डंपिंग के उद्देश्य होते हैं। अब आता है हमारा काउंटर वेलिंग शुल्क या प्रतिकारी शुल्क, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कहते हैं। काउंटर वेलिंग शुल्क या सब्सिडी के प्रभाव को दूर करने के लिए ये लगाया जाता है, जो आयात शुल्क भी कहलाता है। अर्थात जो डंपिंग प्रभाव है इसको कम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग शुल्क या प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है। फिर आता है सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी मेजर्स। या सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी मेजर्स की बात करें तो यदि आयात करने वाले देश को लगता है कि आयातित उत्पाद उनके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, कि जैसे मान लो कि हम चाइना से कोई आम खरीदें, चीन देश से यदि कोई हम आम खरीदते हैं और आम खरीदने के बाद हमारे देश के जो नागरिक है इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर हमारे देश के द्वारा कोई सामान ऐसा खरीदा जाता है विदेशों से जिसको खरीदने के बाद हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे मामले में आयात करने वाले देश के द्वारा सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, और इसके तहत क्या है, ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ऐसा उल्टा हुआ है, चीन क्या कहता है कि भारत के जो बासमती चावल है उससे क्या होता है, चीन के लोगों के स्वास्थ्य पर हानि होती है, अर्थात उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उन्होंने भारत के जो बासमती चावल है उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ऐसा भारत के साथ यूरोप ने भी किया। यूरोप क्या कहता है कि भारत का जो अल्फांसो आम है, कौन सा अल्फांसो आम है या हाफुस आम है, उसको खरीदने के बाद उनके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। क्या है, उनके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, अर्थात उनका स्वास्थ्य हानि होती है। इस कारण क्या है, उन जो हाफुस आम है, अल्फांसो आम है, उस पर क्या है वो प्रतिबंध लगा देते हैं। यूरोप के द्वारा भारत की जेनेरिक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे कोई स्वास्थ्य में लाभ नहीं होता है, जो भारत की दवाइयाँ होती है। फिर बात करें तो इस प्रकार की जो रोक लगाई जा सकती है। एक आता है विशेष सुरक्षा तंत्र, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात करें कि यदि किसी देश में कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है, कि यदि किसी देश में कृषि उत्पाद है इनका आयात किया जाता है,
तथा आयात करने वाले देश को लगता है कि इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, घरेलू किसानों को नुकसान होगा। तो ऐसे आयातों पर विशेष सुरक्षा तंत्र के तहत आयात शुल्क लगाया जा सकता है। तो यही वो किसानों वाला मुद्दा है कि जैसे मान लो अमेरिका के किसान है, वह अनाज यदि 20 रुपये किलो के हिसाब से उगाते हैं और विदेशों में 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। किस हिसाब से बेचते हैं? 25 रुपये किलो। भारत का कोई किसान है, वो 30 रुपये किलो अनाज तो उसके उगता है और वो बेचेगा कितने? 35 रुपये किलो। ठीक है। अब यदि अमेरिका को पता चलेगा कि यहाँ के किसान है वो उगाए 30 रुपये में रहे, बेच 35 में रहे, तो भारत अमेरिका क्या करेगा? सारा का सारा अनाज कहाँ है? भारत में बेचना शुरू कर देगा। अब भारत के अंदर यदि अमेरिका का अनाज बिकने लगेगा तो भारत का अनाज बिकना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी 35 रुपये में ये अनाज नहीं खरीदने वाला। तो इसके कारण क्या होता है, भारत के उत्पादक क्या है, जो किसान है, वह हतोत्साहित हो जाएंगे। तो भारत क्या है, इसके ऊपर आयात शुल्क लगा देगा। कितना? 10 रुपये का। क्या करेगा? जो अमेरिका के अनाज है, अनाज पे क्या 10 रुपये का आयात शुल्क लगा देगा और बाहर अमेरिका का अनाज भी कितने रुपए का हो जाएगा? 35 रुपये का अमेरिका का अनाज हो जाएगा। अब जो इसकी इच्छा हो भारत का खरीदो, चाहे अमेरिका का खरीदो, जिसको जैसी इच्छा हो वैसा खरीदो। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि विशेष सुरक्षा तंत्र के तहत क्या हमारे आयात शुल्क लगाया जा सकता है, जो हमारे किसान हैं उनकी रक्षा करने के लिए। क्या आयात शुल्क होता है? ये एक तरह का विशेष सुरक्षा तंत्र। फिर बात करते हैं, एक शब्द आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, अर्थात सबसे पसंदीदा राष्ट्र। ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत क्या WTO के सदस्य दूसरे सदस्य देशों के द्वारा दूसरे सदस्यों को MFN मतलब सबसे पसंदीदा राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। इसके तहत क्या एक देश दूसरे देशों को क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के माध्यम से क्या भेदभाव रहित बाजार पहुंच सुनिश्चित की जाती है। कैसे? कि यदि किसी एक MFN दर्जा प्राप्त देश को कोई व्यापारिक सुविधा दी जाती है, तब यह व्यापार सुविधा स्वतः ही अन्य MFN दर्जा प्राप्त देशों को मिल जाती है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे भारत है, ये इंडिया देश है। इंडिया ने क्या किया कि 10 देश है, ये 10 देश है, 10 देशों को MFN का दर्जा दे रखा है, अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब हमारे पसंदीदा कोई 10 देश है। अब 10 देशों को क्या है, हमने ऐसा दर्जा दे रखा है, तो सभी देश क्या है, कुछ देशों को ऐसा दर्जा दे सकते हैं, चाहे तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकते हैं कितने भी देशों को। अब इसमें खासियत ये होती है कि जैसे भारत किसी भी एक देश से एक समझौता करता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में किसी एक देश से समझौता करता है और उसको क्या है, एक छूट दे देता है। क्या करता है? एक छूट दे देता है, उस देश को कोई भी छूट दे देता है, तो बाकी के 9 देशों को वो छूट क्या अपने आप ही मिल जाएगी। क्या बाकी के 9 देश है उनको ये छूट अपने आप ही मिल जाएगी। ये हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन का फंडा है। भारत पहले क्या है, पाकिस्तान को भी इस प्रकार का दर्जा दे के रखता था, लेकिन वापस हमने ये दर्जा छीन लिया है। 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया था भारत ने, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को इस तरह का कोई दर्जा नहीं दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ये जो दर्जा दिया गया था इसको वापस ले लिया। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कि हमारा क्षेत्रीय व्यापार समझौता। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के कुछ अपवाद है, जैसे कि हमारे क्या है क्षेत्रीय व्यापारिक समझौता अर्थात रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। अब बात करें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर क्षेत्रीय व्यापार समझौता, तो क्षेत्रीय व्यापार समझौता कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। अर्थात क्षेत्रीय व्यापार समझौते के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है PTA। PTA का मतलब होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। फिर होता है FTA। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार समझौता। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। PTA मतलब प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब वरीयता व्यापार समझौता। जो हमारे मुक्त व्यापार समझौता, ये भी 2 प्रकार का होता है, उत्पत्ति का नियम और नकारात्मक सूची। क्या? उत्पत्ति का नियम और नकारात्मक सूची। फिर आता है CEPA मतलब व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको CEPA कहते हैं। और फिर कस्टम यूनियन मतलब सीमा शुल्क संघ। और फिर आता हमारा साझा बाजार। क्या आता है? साझा बाजार और आर्थिक संघ, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। तो इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। पहला था PTA। PTA मतलब प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब वरीयता व्यापार समझौता। WTO क्या कहता है? इसके जो सदस्य हैं उन देशों में
जिन देशों के बीच वरीयता व्यापार समझौता किया जाता है उन देशों को अन्य देशों के मुकाबले प्रशुल्क में या टैरिफ में वरीयता दी जाती है। वरीयता का मतलब जैसे मान लो कि एक देश चाहिए, ये कुछ देशों के साथ क्या है एक एग्रीमेंट करके रखता है, कौन सा, पीटीए का एग्रीमेंट करके रखता है। अब भी मान लो कि इसने 4 देशों के साथ पीटीए कर रखा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, और 20 देशों को इसने क्या किया, एमएफएन का दर्जा दे रखा है। कौन सा, एमएफएन का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 के 20 देशों को ये हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा मिल जाएगी। ये सुविधा तो केवल हमें 4 देशों को ही मिलेगी। तो ये पहला पंगा है इसका। तो आप देख सकते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये कुछ देशों को दी जा सकती है। फिर आता है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में से जिन देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता किया गया है उन देशों के लिए सीमा शुल्क को शून्य कर दिया जाता है। यदि एक देश दूसरे देश से मुक्त व्यापार समझौता करता है तो उन देशों के बीच में किसी प्रकार टैरिफ और जो टैरिफ नहीं लगाया जाता था, टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अब मुक्त व्यापार समझौते भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के, 2 भागों में बांटते हैं हमारे मुक्त व्यापार समझौते को। पहला भाग हमारा उत्पत्ति का नियम और दूसरा आता है नकारात्मक सूची। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्पत्ति का नियम क्या कहते हैं। कि जैसे ये भारत देश है, अब भारत देश है, भारत क्या चीन से मोबाइल खरीदता है, क्या चीन से मोबाइल खरीदता है। भारत और चीन में हो जाती है लड़ाई, भारत चीन से मना कर देता साफ साफ कि हम चीन से सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि हमारा डब्ल्यूटीओ कहने नहीं देगा। तो भारत क्या करेगा, साफ साफ कह देता है कि इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे 100%। क्या 100% टैक्स लगाएंगे यदि चीन से कोई मोबाइल आता है। अब चीन क्या चाहता है कि भारत के अंदर सामान बेचना चाहता है। अब भारत ने ऐसा प्रतिबंध बांग्लादेश पे नहीं लगा रखा, क्या बांग्लादेश पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा। तो चीन क्या करता, अपने सामान को बांग्लादेश को बेचेगा, तो बांग्लादेश क्या करता, भारत को सामान बेच देता है। तो घूम फिर के देखें तो चीन का सामान तो घूम के वापस हमारे इंडिया के अंदर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत को ये चीज़ पता नहीं लगती है, भारत को पता लग जाता है कि ये सामान कहाँ से घूम के आया है। तो सभी देशों को ये पता तो लग जाता है कि सामान कहाँ से घूम के आ रहा है, कहीं उन देशों से तो नहीं आ रहा जिन देशों में हमने प्रतिबंध लगा रखा है, या फिर हमारे टैरिफ और बहुत ज़्यादा है। तो भारत के क्या ऐसे देशों पर क्या है, डब्ल्यूटीओ का नियम लगा सकता है कि जैसे मान लो कि यदि चीन से भी यदि होके आ रहा है तो भी आप मना नहीं कर सकते उस सामान खरीदने से। इस पे केवल ये कह सकते हो कि बीच में बांग्लादेश उसमें कम से कम 35% योगदान तो दे। क्या 35% योगदान उस देश का भी होना चाहिए जिस देश से वह होके आ रहा है। तो इस चीज़ को हम डिटेल से समझ लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति का सिद्धांत या फिर रूल ऑफ ओरिजिन कहते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों में जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है उन देशों को उत्पत्ति का नियम का लाभ मिलता है। इसलिए मुक्त व्यापार समझौते का उत्पत्ति का नियम सिर्फ उन उत्पादों पर लागू होता है जिनका न्यूनतम उत्पादन उस देश में होना चाहिए, कितना, 35%, जिस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। और यह शर्त क्या है, इस शर्त को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए मुक्त व्यापार समझौते का उत्पत्ति का नियम एक गैर प्रशुल्क बाधा है। क्या गैर प्रशुल्क बाधा है। दूसरा आता है नकारात्मक सूची। नकारात्मक सूची की बात करते हैं जिन उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौते के बाहर रखा जाता है उन्हें नकारात्मक सूची में लिखा जाता है कि हम इन इन चीज उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे या इस पे लगाएंगे। यदि नकारात्मक सूची बहुत बड़ी हो जाती है तो हमारे मुक्त व्यापार समझौते का कोई मतलब नहीं निकलता। अब आगे बात करेंगे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। क्या व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सीईपीए की बात करें तो इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं। किस किस को, वस्तुओं के साथ साथ सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा आदि सबको शामिल किया जाता है। फिर बात करते हैं हमारे सीमा शुल्क संघ। विश्व व्यापार संगठन के जिन सदस्य देशों के बीच में सीमा शुल्क समझौता किया जाता है वह देश एक समान आयात और निर्यात के नियम अपनाते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा कस्टम यूनियन है, डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन के जिन देशों के बीच सीमा शुल्क संघ समझौता किया जाता है वो देश क्या करते हैं, एक समान आयात नियम अपनाते हैं, आयात और निर्यात के नियम अपनाएंगे।
अगला आता है हमारे साझा बाजार। क्या आता है? साझा बाजार। साझा बाजार की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के द्वारा साझा बाजार समझौते के तहत उत्पादन और बिक्री इनके समान नियम अपनाने जरूरी है। किसमें? जो कॉमन मार्केट है उसके अंदर। अर्थात ऐसा देख सकते हैं जैसे कोई मार्केट है, जैसे भारत का सामान बिकता है, पाकिस्तान का सामान बिकता है, चीन का सामान बिकता है, तो उस मार्केट में ऐसे नहीं कह सकते भारत के लिए अलग नियम, चीन के लिए अलग नियम, पाकिस्तान के लिए अलग नियम। तो यदि साझा बाजार है तो उसमें एक जैसे नियम अपनाने जरूरी है। फिर आता हमारा इकोनॉमिक यूनियन या आर्थिक संघ। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के द्वारा आर्थिक संघ समझौते के तहत एक समान मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो इस तरह से आज हमने 2 लेक्चर्स के माध्यम से डब्ल्यूटीओ के बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।